है कि हर एक आदमी की समझ का स्तर होता है। तो अब जैसे अंबेडकर जी को लें, क्योंकि इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने ही दिया था सबसे पहले कि भाई आज का जो सिस्टम है गणतंत्र का, जो ये संविधान बना हुआ है, ये तो ठीक है, लेकिन जो लोग हैं इसको चलाने वाले वही ठीक नहीं है। ऐसा लगता क्यों है, इसके इसके पीछे जाए। मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई आदमी ऐसा जानबूझ के बोलता है, ऐसा उसे लगता क्यों है। इस बात को यूं करके समझें कि उसने जो सिस्टम बनाया है, क्योंकि जो सिस्टम बना था उस सभा के अध्यक्ष थे अंबेडकर जी, तो उन्होंने अपनी समझ से या उस समय जितने भी लोग थे बनाने वाले, वो जितना बेहतर बना सकते थे उन्होंने बनाया, जो भी उनको एक बेहतर पॉसिबिलिटी थी। तो वो उसमें तो वो कोई कमी देख नहीं सकते थे ना। मतलब उनका जो स्तर था किसी चीज को जानने समझने का, उस, उसी स्तर से उन्होंने वो आंसर रखा संविधान के रूप में। तो अब उसमें तो वो कोई कमी नहीं देख सकते ना। उनका जो स्तर है, अब तो उसमें उसमें कोई ऐसा आदमी कमी देख सकता है जो उनका भी प्रोफेसर हो, मतलब उनसे भी नेक्स्ट लेवल चेतना का स्तर रखता हो, तो वो कोई उसमें कमी देख सकता है। जैसे अब कोई आईएएस लेवल के लोग हैं, माने स्टूडेंट हैं, जो आईएएस लेवल का कंपटीशन देने गए हैं, तो वो तो अपने हिसाब से बेस्ट आंसर ही लिखते हैं ना। उनको जो ऐसा लगता है कि ये बेस्ट है एकदम उनके हिसाब से। तो उनसे पूछा जाए कि भाई साहब आपके आंसर में कोई कमी है, या उनसे कहा जाए कि आप ही अपनी कॉपी चाचो, तो वो क्या 100 नंबर से कम रखेंगे? वो तो नहीं रखेंगे ना, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो बेस्ट आंसर था। लेकिन जब उनकी उस कॉपी को कोई प्रोफेसर जांचता है, जो उनके भी एक नेक्स्ट लेवल है, तो वो बताता है कि 95% ओके है, कि ना 90% ओके है, कि 70% है, कि टोटली फेल है, कि क्या है, तो वो उसको बता पाता है। तो ये हाल रहता है इस तरह का। और आज से पीछे ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने इन चीजों को लोगों के बीच जांच के लिए रखा हो, कि भाई अगर उनसे भी कोई नेक्स्ट लेवल का आदमी है तो वो जांच ले इसको। जैसे अभी हम लोगों ने रखा है, हम लोग आज के संविधान में बहुत बहुत सारी कमियां ढूंढ पा रहे हैं, और इवन मौलिक कमियां ढूंढ पा रहे हैं, मौलिक। तो सीधी सी बात है कि हम लोग एक नेक्स्ट लेवल है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, बल्कि मेरे ख्याल है उनकी 2-3 पीढ़ी के बाद की जनरेशन है, अगर उस तरह से देखा जाए। तो हम लोग उन कमियों को देख पा रहे हैं, और हम लोगों ने उन कमियों को देखते हुए एक और दूसरे सिस्टम की अवधारणा दी जिसका नाम संपूर्ण समाधान है। लेकिन हम लोग उस सिस्टम को लोगों के बीच रख रहे हैं कि भाई ठीक है, हो सकता है कि हमारे से भी कोई नेक्स्ट लेवल चेतना हो इस समय धरती पर, तो वो उसे उसकी भाषा में पहुंच सके। इसीलिए हम लोग इसे सारी भाषाओं में ट्रांसलेट करवा रहे हैं, जहां जहां से भी हमें पॉसिबिलिटी मिल रही है, तो उसको हर एक भाषा में ट्रांसलेट हम लोग करवा रहे हैं, कि ताकि उसे उसकी उसकी भाषा में मिल जाए, और वो इसमें अगर कोई कमी है तो वो कमी निकाल सके, प्लस हम लोगों के मंच से भी जुड़ सके। तो यहाँ पे ऐसे सारे लोगों का जमावड़ा हो सके जो अपने आप को कोई भी एक नेक्स्ट लेवल, या कम से कम हम लोगों के लेवल का है समझते हों, तो वो यहाँ एक मंच पर आ जाएं, ताकि फिर आगे इस प्रकार की समस्या ना रहे कि भाई सिस्टम खराब था, नहीं था, ऐसा था, वैसा था, ये चीज। अच्छा, अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया होगा अपने समय पे, तो उन लोगों ने अपने हिसाब से तो ठीक ही बनाया होगा, लेकिन वो लोग भी नहीं चला पाए, तो उनको भी ऐसा ही लगा कि भाई साहब जो इसको चलाने वाले वो ठीक नहीं है। तो वहां से जो रानी होती थी वो कभी वायसराय को चेंज करती थी, कभी किसी को चेंज करती थी, बोले तुम हटो, तुम ठीक नहीं हो, फिर दूसरे को भेजती थी, तीसरे को भेजती थी। उनको भी ऐसे लगता था नहीं, सिस्टम तो ठीक ही होगा, लेकिन जो चलाने वाला आदमी है वो योग्य नहीं है, और तो इसे हटाओ और दूसरा बदलो, तीसरा बदलो, चौथा बदलो। और अंत तक वो कुछ ठीक नहीं कर पाए, और मतलब उन्हें ही यहाँ से जाना पड़ा। फिर इन्होंने ये सिस्टम लिखा। अब इनको भी नहीं समझ में आया कि सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। ये भी ऐसे ही बोलने लगे कि भाई सिस्टम तो ठीक है, लोग खराब हैं। अब सवाल इन लोगों को ये नहीं उठा, क्योंकि देखा जाए तो वो ढंग से कोई फिलोसोफर तो थे नहीं। जितने भी आज तक सिस्टम बनाने वाले लोग रहे हैं, वो शायद ही कोई ढंग के फिलोसोफर हों। अंबेडकर जी, यूं तो मेरे ख्याल है फिलोसॉफी में उन्होंने शायद पीएचडी भी किया था, पर फिर भी उन्होंने कोई ऐसी फिलोसॉफी दी नहीं। मतलब वो एक वैसे वाले फिलोसोफर समझो जो
प्रोफेसर टाइप के रहते हैं कि पीछे की जो फिलोसॉफी चली आ रही है उनका अध्ययन करना और फिर करवाना, ऐसे अध्यापक टाइप का, इस तरह के फिलोसोफर शायद उन्हें हम समझ सकते हैं। पर इस तरह के वो फिलोसोफर नहीं थे कि वो कोई नई फिलोसॉफी दे दें। ये पीछे की फिलोसॉफीज में कोई ऐसा जो कमियां हैं उन्हें दूर करें और एक वही बात है फिर एक नई फिलोसॉफी दें। हालांकि उन्होंने बुद्धा फिलोसॉफी में चेंज करके कुछ न्यू बुद्धा टाइप का, नव बौद्ध टाइप का एक कोशिश की उन्होंने देने की, पर वो आप देख ही रहे उसका क्या हाल है। उसका भी वही हाल है जो पीछे से बुद्धा लाइन चली आ रही थी, जो उनका था वही हाल उनका भी है। वहां पर भी कुछ अलग से ऐसा कुछ निकल के आया नहीं है कि वो कुछ दें इस तरह से। तो ये बात मैं इसलिए समझा रहा था कि उन लोगों को क्यों नहीं ऐसा लगा कि सिस्टम में खराबी है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों ने बनाया था और जितनी उनकी चेतना थी उतने में उनको वो ठीक ही लग रहा था। एक तो ये हो गया। अब कोई चीज का रिजल्ट जो है वो परिणाम से तो पता चल ही जाता है। भाई आपने किसी बेकार से आईएएस को चुन के भेज दिया वहां पे कि भाई ये एकदम फर्स्ट क्लास आईएएस है, हमने किसी प्रोफेसर ने चुन के भेज दिया उसको कि हाँ हमने इसको जांच लिया है, भेज दिया है, लेकिन अब वो वहां आईएएस के जो काम है उन्हें ढंग से कर नहीं पा रहा है, तो परिणाम से तो पता चल जाता है ना कि इसके चुनाव करने की प्रक्रिया में कहीं तो प्रॉब्लम है ना। तो परिणाम से तो मालूम चल ही जाता है, परिणाम से तो आप बच नहीं सकते। वो तो एक अंतिम एग्जाम टाइप का है, अंतिम एक एग्जाम का रिजल्ट है कि जो अल्टीमेट होता है। मतलब अब वहां कोई गुंजाइश नहीं बचती है, वहां पर तो यही देखना पड़ता है कि अब क्या कमी रही, क्योंकि परिणाम सामने है, अब उसमें इफ एंड बट कर नहीं सकते। तो अब परिणाम खराब है, तो जैसे अंग्रेजों वाले सिस्टम का परिणाम खराब था तो उसमें कोई इफ एंड बट था नहीं, इनको भी कोई इफ एंड बट नहीं था। इनको भी तब तो लगा कि हाँ अंग्रेजों वाला या उसके पहले मुगलों वाला या उसके पहले और दूसरे वाला, तो हर आगे आने वाले को ये तो लगा कि पीछे वाले का सिस्टम खराब है ना। लेकिन जब अपना सिस्टम बनाया तो फिर बोलने लगे कि लोग खराब हैं। पहले नहीं बोल रहे हैं, पहले नहीं बोल रहे हैं कि भाई साहब सिस्टम तो ठीक ही होगा, लोग खराब हैं तो लोगों को ठीक करते। नहीं, उन्होंने लोगों को ठीक नहीं किया, सिस्टम ठीक किया। सिस्टम ठीक करके और फिर भी परिणाम ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं कि अब लोग खराब हैं। फिर नहीं, फिर अपने उस पहले वाले स्टेटमेंट पर कायम नहीं है कि नहीं भाई साहब सिस्टम ही खराब है, अब सिस्टम को फिर दोबारा से रिवाइज करो, इसका रिवीजन करो, इसको देखो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है ना। उसमें कोई रिवीजन जैसा नहीं। हालांकि इन्होंने उसमें रिवीजन के लिए रखा कि भाई ठीक है उस समय के जो लोग होंगे तो वो देखेंगे कि कौन सा नियम खराब है, कौन सा नियम ऐसा है, तो उसको वो ठीक कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। और इसीलिए 120 से भी ज्यादा अमेंडमेंट अभी तक हो भी चुके हैं। मगर वो जो अमेंडमेंट हुए हैं वो विद इन द संविधान हुए हैं, मतलब उसका जो एक मौलिक फ्रेम है उसमें कोई ऐसा खास बदलाव कभी हुआ नहीं। और हम लोग कह रहे हैं कि उसके मौलिक फ्रेम में ही प्रॉब्लम है, मौलिक फ्रेम ही खराब है ना। जैसे अंग्रेजों का जो फ्रेम था वो मौलिक रूप से खराब था। क्यों खराब था? क्योंकि उन्होंने ऐसे आदमी को दो भागों में बांट के और ऐसा बनाया था कि एक अंग्रेज लोग और एक भारतीय लोग। तो उन्होंने उसको बनाया था कि वो मैक्सिमम बेनिफिशियल रहे अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों को ओरिजिन में रख के उन्होंने उसको बनाया। तो वो तो जैसे मूल से खराब था, इनको भी समझ में आया तो इन्होंने उसको हटाया, भाई ये ऐसे तो ठीक नहीं है, आदमी आदमी में अंतर करके बनाया गया है। अब ये जो इन्होंने संविधान बनाया तो इसमें भी आदमी आदमी में ऐसे सिंपली संविधान में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसकी प्रक्रिया ऐसी है कि वहां जो अमीर लोग हैं, जो पावर वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा की पावर हो या पदों की पावर हो, वहां अपने आप जो है वो एक पक्षपात हो जाता है। इवन पुलिस वाले तक पक्षपात करते हैं। उसको अरेस्ट करने, उसकी एफआईआर लिखने में कोई एकदम पावर वाला आदमी है तो उसकी तुरंत जाती है एफआईआर लिखी जाती है। कोई बेचारे गरीब आदमी है तो उसको भगा दिया जाता है कि कहाँ से फालतू का आदमी आ गया। माने पहले कदम से ही पक्षपात होना शुरू हो जाता है। हालांकि ऐसा कोई संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई साहब आप पक्षपात करो, पर उसका डिजाइन ही ऐसा है कि ये पक्षपात होगा। क्यों? क्योंकि मौलिकता में उसमें प्रॉब्लम है, मौलिकता में खराबी है। क्या खराबी है?
खराबी यही है कि जिसके लिए संविधान बनाया उसी को नहीं समझा गया। माने मनुष्य के लिए संविधान बनाया और सबसे पहले मनुष्य को समझना था, वो नहीं, उसको नहीं समझा गया। और जितना भी समझा गया पीछे के दर्शनों में, वो गलत ढंग से समझा गया या आंशिक रूप से समझा गया। कहीं कुछ बात समझ में आ गई, बाकी बात समझ में नहीं आई। तो ये जो कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, ये जो ऐसी खिचड़ी थी, उस खिचड़ी के आधार पर ही ये सारे जितने अब तक के संविधान बने हैं वो, और इंक्लूडिंग आज का जो संविधान है भारत का भी, और पूरी दुनिया के जो संविधान बने हैं, वो आज के जो दर्शन है, जो भी दर्शन जहाँ ज्यादा प्रचलित है, भारत में जो दर्शन ज्यादा प्रचलित है या पश्चिम में जो दर्शन ज्यादा प्रचलित है, जिस भी देश में, उस दर्शन का वहाँ के संविधान बनाने में एक बड़ा एक रोल रहता है। वहाँ के लोग उसी से प्रभावित रहते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए वो कोई भी नियम, कोई भी जो संविधान की रचना करते हैं। और वही तरीका भी है। जैसे भारत में आज के लोगों को आप दें कि ये लो भाई, ये 200-400 लोगों को इकट्ठा करके कि आप एक कोई संविधान की रचना करो, तो किस बात से रचना करेंगे? तो जैसे मान लिया आप बीजेपी के लोगों को रचना दें, या बीजेपी के लोगों को ना बोल के यहाँ ऐसा बोलो कि किन्हीं ऐसे लोगों को दें जो वेदों को मानते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो जब संविधान बनाएंगे तो उसमें वैदिकता के जो कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत हैं उनको ध्यान में रख के बनाएंगे, है ना। वो कुछ दूसरा नहीं बना सकते, संभव नहीं है उनके द्वारा। मुस्लिम लोगों को दें, स्कॉलर्स, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनको दें, तो वो सीधी सी बात है, उसमें कुरान वाला दर्शन जो है वो आपको जगह जगह झलकेगा, जगह जगह दिखेगा कि उन्हें जो कुरान की नॉलेज है उस आधार पर ही वो उसकी संगठना करते हैं। और क्योंकि मस्तिष्क का यही ढंग है काम करने का कि उसके पास जो नॉलेज रहती है जिस तरह की, वो उसको आधार बना के किसी नई संरचना की कल्पना या परिकल्पना करता है, चीजों को करके देखता है। जितना वो अपने अनुभव से जानता है उतना अनुभव से ले लेता है, बाकी सब वो दर्शनों से उठाता है जो उसकी अभी अपनी समझ नहीं है। तो ये स्वाभाविक ही है। तो इसी तरह से ये सारी जो पीछे से माने कबीलाई सिस्टम से देखें या जंगली सिस्टम से देखें, जब कबीला सिस्टम भी नहीं रहा होगा, एकदम बहुत आदि मानव टाइप का, उस समय के हिसाब से देखें, तो ये धीरे धीरे ऐसे अपडेट होता चला आया। जिनको जो बात समझ में आई, जितनी विद इन द बॉक्स समझ में आई, तो विद इन द बॉक्स अपडेट हो गया। आउट ऑफ द बॉक्स कभी किसी को समझ में आई तो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। आउट ऑफ द बॉक्स घटनाएं बहुत कम है, आप गिनती पे गिन सकते हैं, मगर विद इन द बॉक्स तो बहुत अपडेशन है, शुरू से लेकर आखिर तक। तो पूरी किताब, एक बड़ी किताब लिख सकते हो, इतने सारे अपडेशन होंगे। तो विद इन द बॉक्स अपडेशन बहुत होते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई बहुत समझ की जरूरत नहीं होती। जो एक करंट में फ्लो चल रहा होता है उसमें हो जाता है, लेकिन एक जंप जो देना होता है वो हमेशा ही आउट ऑफ बॉक्स आता है। एक कोई ऐसा आदमी उस तरह की परिकल्पना देता है जो उस जैसे परिवेश में जहां लोग 2 कदम से ज्यादा आगे नहीं देख पाते, वो 100 कदमों तक देखता है, ये बहुत सारे कदमों तक देखता है, बहुत सारा कैलकुलेट कर लेता है। वो भविष्य दृष्टा होता है, वो भविष्य दर्शन करता है, उसे पता होता है कि क्या कर देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, इस तरह की। और उन चीजों को वो रखता है, और अगर वो दुनिया तक पहुंच पाती है और दुनिया उसको अपील कर पाती है, या जब भी अपील कर पाती है तब वो उसको ट्राई करते हैं। जैसे अभी जिस लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं, ये कोई रूसो नाम का आदमी हुआ 300 से भी ज्यादा साल पहले, उसकी कोई एक परिकल्पना थी छोटी सी बुक में, और वो आज यहाँ विभिन्न रूपों में जो हम देख रहे हैं, आज से 2/3 से भी ज्यादा देशों में उस आधार पर ये पूरा सिस्टम चल रहा है। तो कई बार लेट भी हो जाता है। तो इस तरह का ये रहता ही है। तो इसमें ऐसा सोचना कि लोग खराब हैं, वो एक आप स्वाभाविक रूप से देख सकते हो, लेकिन अगर लॉजिकली देखेंगे तो ये बात गलत है। क्योंकि अगर लोग खराब हैं तो फिर ये सवाल उनको ये उठता है, तो ये संविधान आपने बनाया किसके लिए फिर? मतलब जो वर्तमान में लोग थे उनके लिए नहीं बनाया, नहीं। ये प्रश्न सिंपल सा उठ के आता है, और यही वो प्रश्न है जो ये बताता है कि जिसने भी वो संविधान बनाया है उसने लोगों को अपने मध्य में नहीं रखा, लोगों को अपने सेंटर में नहीं रखा, जिनके लिए बना रहा है।
उसने कोई कोई नैतिक अवधारणा लोगों की कुछ ऐसा कि कोई एक आदर्श टाइप के आदमी की अवधारणा की अपने अंदर, और उसके हिसाब से वो सिस्टम बनाया। अब चूंकि लोग तो वैसे है नहीं है, अब लोग वैसे है नहीं, तो वो वैसे वर्तेंगे नहीं, उस संविधान में वैसा व्यवहार नहीं करेंगे। जब वैसे है ही नहीं तो व्यवहार कैसे करेंगे। अब वो बोलता है कि ये तो वो आदमी नहीं है भाई साहब जिसके लिए मैंने संविधान बनाया था, और फिर कह रहा है कि संविधान तो सही है। तो संविधान कैसे सही हो गया जब उसके लिए बनाया ही नहीं है जो आदमी है। तो बनाया किसके लिए था आखिर? बंदर के लिए, शेर के लिए, भालू के लिए? किसके लिए बनाया था? या कोई ऐसी स्पीसीज के लिए बनाया था जो कभी इन फ्यूचर आएगी, आज नहीं है? तो आखिर ये संविधान बनाया किसके लिए था? और जो लोग हैं अगर उनके लिए बनाया था तो फिर ये शिकायत क्यों कर रहे हो कि लोग योग्य नहीं हैं, ये लोग वो लोग नहीं हैं जो इस संविधान को चला सकें? तो ऐसी मशीन क्यों बनाई भाई साहब आपने? ये ऐसे ही है जैसे कोई वैज्ञानिक कोई एक ऐसी मशीन बना दे और जिसे खुद भी ना चला पाए। अंबेडकर जी कानून मंत्री थे, उनको जो वहां से वो बाहर हो गए किन्हीं कारणों से, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे बीबीसी के अपने। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। मतलब एक किसी वैज्ञानिक ने कोई मशीन बनाई, अब वो उसी के चलाए नहीं चल रही है, और फिर वो कह रहा है कि अब ऐसे लोग चाहिए जो उस मशीन को चला सकें। और फिर 70 साल निकल जाते हैं और कोई आदमी नहीं दिखाई पड़ता जो इस मशीन को ठीक से चलाए, और फिर भी कहा जाता रहता है कि नहीं मशीन तो ठीक ही है, चलाने वाले ठीक नहीं है। ये ऐसी कैसी मशीन है जो अब तक समझ तक में नहीं आई है, और लोग इसे चलाना नहीं चाहते वैसा। अच्छा, जो लोग ऐसा बोलते हैं अभी भी, वो तो श्रद्धा में बोलते हैं कि जिनको अंबेडकर जी में श्रद्धा है, कोई भी उनके, उन्होंने जो बहुत सारे अच्छे काम किए उस समय, उसकी वजह से उनमें जो श्रद्धा है वो उस वजह से बोलते हैं। लेकिन ये बोलने के पहले ये भूल जाते हैं कि भाई इसी संविधान में आपको भी ये उतना ही राइट है कि आप जीते, इलेक्शन में जाएं, जीते और पहुंचे वहां। अगर आप वो आदमी हैं जो ठीक ढंग से इस संविधान को चला सकता है, अगर आप वो आदमी हैं तो पहुंच क्यों नहीं रहे? फिर दिक्कत क्या है? आपको किसने रोका है? क्योंकि इलेक्शन में तो हर साल 15-20 हर एक जगह से 15-20-30 लोग खड़े होते हैं, कुछ दलीय कुछ निर्दलीय। खड़े होने में तो किसी को कोई रुकावट है नहीं, कोई रोकता नहीं आके, ना संविधान रोकता है, ना कोई पार्टी वाले रोकते हैं कि भाई साहब आप इलेक्शन में पर्चा क्यों भर रहे हो, नहीं रोकते ना कोई भी। अच्छा, फिर ऐसे लोग जब ट्राई भी करते हैं तो फिर जब उनकी जमानत जब्त हो जाती है तो आके बोलते हैं अरे लोगों में ही अकल नहीं है। अरे अरे भाई, लोगों में अकल नहीं है तो आप अब तक बात किससे कर रहे थे? यानी ये बात किसको बता रहे थे कि संविधान तो ठीक है मगर इसको चलाने वाले लोग ठीक नहीं? ये बात बता किसको रहे थे? उसी खराब आदमी को जो योग्य नहीं है, उसको ये बात बता रहे थे। तो मैं आपको बता रहा था कि पहले के जो लोग हैं वो प्रयास तो यही करते आए सबके सब, वो चाहे राजा लोग हों। आपने राजाओं को देखा होगा कि वो अपनी सीमाएं बढ़ाने में लगे होते थे। क्यों बढ़ाने में लगे होते थे? क्योंकि छोटी सीमा में दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि एक तो सारे संसाधन उसके पास होते नहीं। जैसे आज आप एक डिस्ट्रिक्ट देखो, कहीं भी एक डिस्ट्रिक्ट के पास कितना संसाधन होता है? न सारे मौसम उसके पास होते, न सारी तरह की मिट्टी उसके पास होती, न सारे तरह के खनिज उसके पास होते, पानी भी होगा कि नहीं होगा पक्का नहीं है ना? क्योंकि कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा पड़ सकता है कि उसके पहले जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जहां से नदी या नाला आ रहा है और उस पर उसका कब्जा है और वो उसका कुछ भी कर सकता है और आगे नहीं दे पानी। तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी राजाओं को भी, तो इसीलिए वो चाहते थे कि भाई चक्रवर्ती सम्राट बने, कि ये जहां तक भी उनकी नजर होती थी कि सब पूरी दुनिया में एक छत्र राज्य हो। इसकी अवधारणा नई नहीं है, आज की जो नई नहीं है, ये बहुत पहले की अवधारणा है। क्यों अवधारणा है? क्योंकि उनको भी जब वो वहां पहुंचे तो
उनको वो सब मैनेज करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। इधर से दूसरा राजा लगा हुआ है, इधर से तीसरा लगा हुआ है। एक राजा बोल रहा है नहीं ये वाला सिस्टम ठीक रहेगा, तीसरा बोल रहा है नहीं नहीं ये वाला ठीक रहेगा। और कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाने की उनको ऐसी समझ नहीं आई कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे बैठ के सारे राजा और इस बात का चिंतन मनन करें और वहां से कोई एक आइडिया को आगे लेके चलें और उसी आइडिया को सब लोग अडॉप्ट करें। इस तरह की समझ अभी 100 साल के पहले तक आई नहीं लोगों में। 100 साल के पहले ये थोड़ी सी समझ आई तो आप ये गणतंत्र अभी देख रहे हैं कि जो बहुत बहुत छोटे छोटे राज्यों के को मिलके गणतंत्र बन गए, चाहे वो यूएसएसआर बना, चाहे वो यूएस बना, चाहे वो यूके बना, चाहे अभी इंडिया है, लगभग सारे जो हैं आप देखेंगे कि माने अब कुल टोटल 212 देश हैं। आप सोचिए, जब पहले भारत अकेले भारत में ही 500 से ज्यादा रियासतें थी। आप सोचिए, तो एक थोड़ी सी चेतना का विकास हुआ, थोड़ी सी समझदारी बढ़ी, तो ये बात निकल कर आई और इस पर लोगों ने काम किया। इस बात को लोगों ने अब एक दूसरे के बीच में रखा, उनका ग्रुप बना और फिर ये गणतंत्र अस्तित्व में आए, क्योंकि फिर उनका खाका भी बन गया ना। तो जैसे अभी 212 देश भी तो एक महागणतंत्र के रूप में एग्जिस्ट में आ सकता है ना इन फ्यूचर, लेकिन कब आएगा, पहले उसका खाका चाहिए। तो खाका हम लोग संपूर्ण समाधान के रूप में आप पढ़ेंगे तो वहां इसका पूरा खाका है। अच्छा, खाका कैसा होना चाहिए कि हर देश उसे स्वीकार कर ले, है ना। ऐसा खाका नहीं हो कि नहीं भाई साहब जो खाका बना रहा है अब वो तो सारे सुख संसाधन भोगेगा और बाकी जो स्वीकार करेंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, बराबरी का होना चाहिए, तभी कोई स्वीकार करेगा ना उसको। जैसे हमारे बगल में नेपाल है, पाकिस्तान है, चाइना है, अफगानिस्तान है, ये सब है। तो ये कब उस खाके को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं ना जब एक बराबरी वाली बात हो, कि भी जो आदमी या जो देश बराबरी के तौर पर सबको उस खाके में आमंत्रित करता है और सबको लाभ भी है उसमें आज की स्थिति से देखते हुए, तभी ना कोई उसको स्वीकार करेगा। नहीं तो ऐसे तो विश्व वसुधैव कुटुंबकम कितनी पुरानी अवधारणा है, आज की थोड़ी ना है। मेरे ख्याल 500-700 साल से तो लिखित में ही चली आ रही है। उसके पहले भी मौखिक रूप से राजाओं के बीच रही होगी, तभी चक्रवर्ती सम्राट और पूरे दुनिया का राजा बनने की सोचते होंगे वो लोग। पर उनके पास कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा बड़ा राज्य होता था तो उन्हें उसे मैनेज करने में मुश्किल होती थी। क्यों मुश्किल होती थी? क्योंकि वहां पे यही प्रॉब्लम थी कि सारी जगह का जो धन धान्य था वो जो मेन राजा होता था उसकी तरफ बहता था, तो वो बराबरी पर नहीं था। तो जो भी राजा लोगों को नुकसान होता था और उन्हें जब लगता था कि हाँ अब हम कुछ कर सकते हैं, तो वो वहां पे बलवा कर देते थे और अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देते थे। अब कितनी बार लड़ोगे, कहाँ कहाँ लड़ोगे। अच्छा, एक तरफ एक राजा ने किया तो जो मुख्य राजा है, चक्रवर्ती राजा है, उसने वहां सेना भेजी, पता चला दूसरी तरफ बलवा हो गया, क्योंकि दूसरी तरफ वालों को समझ में आ गया कि अब इसकी सेना वहां लगी हुई है, मैं इधर से स्वतंत्र हो जाऊं। फिर वो ऐसे 3 4 5 6 राज्य मिल गए जो उससे असंतुष्ट थे, तो मतलब ऐसा ही होता रहता था। कभी कोई राजा बड़ा भी हो जाता था तो फिर से छोटा हो जाता था, ऐसे करके। क्यों हो जाता था? क्योंकि जिस बात के लिए वो एक होते थे वैसा परिणाम दे नहीं पाते थे। और किस बात के लिए एक होते थे? यही कि भाई सुख बढ़े, आज की तुलना में कल ऐसा सुख बढ़े और वो वैसा सुख हो जैसा किसी भी राजा का है। क्योंकि जब एक राजा संपूर्ण सुखी जीवन जी रहा है उस समय में, तो वो एक आदर्श अवस्था बन गई ना, माने कि एक इतना सुखी जीवन जीना संभव है, एक संभावना हो गई ना उस समय में। तो बाकी सब लोग उसी को आधार मानकर देखते हैं कि अगर ये ऐसा जी रहा है तो हम क्यों नहीं जी रहे। अच्छा, यही समस्या राजा के अंदर भी होती थी, जो राजा का अपना ग्रुप होता था कि मंत्री, महामंत्री, सेनापति। कई बार सेनापति राजा को मार के खुद राजा बन जाता था, क्योंकि राजा के पास जो सुख सुविधाएं होती थी वो सेनापति के पास नहीं होती थी। तो ये पूरा का पूरा इतिहास आप देखेंगे तो ये सारी लड़ाई किस बात की है? सुख सुविधाओं की लड़ाई है हर जगह, वो चाहे आम आदमी हो और वो चाहे विशेष आदमी रहा हो, वो चाहे एक भिखारी रहा हो और वो चाहे राजा रहा हो। लड़ाई हमेशा जो रही है वो रही है सुख सुविधाओं को लेकर। तो इस पर इन्होंने कभी सोचा नहीं, इस पर किसी दर्शन ने भी नहीं सोचा। कोई दर्शन आप मुझे
पीछे का कोई दर्शन उठा के बताओगे जिसने ये बात जो जोरदार ढंग से रखी हो? हाँ, हल्की फुल्की कहीं लिखी मिल जाएगी कोने में, पर उसका तो कोई मतलब नहीं। ऐसे ढंग से रखी हो कि भाई साहब जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, और सुखी होने का मतलब वो वाला सुखी होना नहीं, अंदर आंख बंद करके ध्यान करके वो आनंद टाइप का, वैसा नहीं। सुखी होने का मतलब सारी सुख सुविधाओं से युक्त जीवन, और वो सारी सुख सुविधाएं बाहर मिलती हैं। ऐसा किसी ने लिखा क्या आज तक? कभी किसी का है दर्शन ऐसा? नहीं है किसी का भी दर्शन ऐसा। लेकिन चाहते तो सब ऐसा है। सारी लड़ाई तो आज तक इसी बात की हुई है। आप मुझे एक लड़ाई उठा के दिखा दो पीछे, एक भी, कि जो सुख सुविधाओं, जिसके मूल में सुख सुविधाएं नहीं थी। अब लोग बोलेंगे नहीं नहीं स्त्री ये, तो वो भी तो सुख सुविधा ही है। स्त्री भी क्या होती है? पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष सुख सुविधा ही तो होता है, नहीं तो एक दूसरे का क्या आचार डालते हैं। तो वो जर जोरू जमीन को आप एक उसमें ट्रांसलेट करेंगे तो सुख सुविधा। तो सुख सुविधाओं के लिए तो सारी की सारी आज तक, इवन हल्की सी गाली गलौज से लेके तू मैं से लेके और बड़ी बड़ी लड़ाइयां, वो चाहे वास्तव में लड़ाइयां हुई हों और चाहे किन्हीं कथानकों में, फिल्मों में आप लड़ाई देखते हो, कोई भी दृश्य उठा के देख लीजिए लड़ाई का और उसके मूल में जाके देख लीजिए, तो आपको वही मिलेगा कि सुख और सुविधाओं की लड़ाई। नहीं तो कोई लड़ाई नहीं है इसके अलावा। हाँ, जो कोई महात्मा टाइप का बन गया ऐसा सोच के, अरे यार छोड़ो ये सब क्या फालतू की चीजें, बस 2 रोटी मिल जाए बहुत है, तो ऐसा आदमी इस लड़ाई से बाहर हो गया बस। लेकिन फिर उसके पास जीवन कुछ नहीं बचा, उसे रोज कटोरा उठा के और रोटी तक मांगने जाना पड़ता है। वो उतना तक, मतलब एक जी तक नहीं सकता उस हिसाब से, तो उसके पास कोई जीवन नहीं बचा। फिर वो ऐसे निर्जीव हो गया, ऐसे चेहरा लटकाए हुए, क्योंकि मुस्काए भी तो किस बात के लिए? अब ना उसके जीवन में कोई चुटकुला है, ना उसके जीवन में कोई महिला है, ना कोई सौंदर्य है, ना कोई सुख सुविधा है। कटोरे में ही हगता है, कटोरे में ही पीता है, कटोरे में ही सब काम होता है उसका। अब उसको कोई जाके पूछे भी कि भाई साहब आप जीवित ही क्यों हो, इतना भी क्या, मतलब इतना जीवन भी क्यों जीना है कि मात्र जिंदा रहना है, ये भी किस लिए? उसके पास जवाब नहीं कोई, और झूठे झूठे जवाब उन्होंने तैयार कर लिए कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं साधना कर रहा हूँ। और उसके लिए, प्राप्ति के लिए साधना करने की क्या जरूरत है? तो पंखे पर लटक जाओ, किसी पेड़ पर लटक जाओ, पहुंच जाओगे वहां जहां से आए थे। तो ये सारी चीजें सब अब तक ऐसे ही चलती रही। लोग ये इन प्रकार इन्हीं से जूझते रहे और इन्हीं का समाधान निकालने की कोशिश करते रहे। कुछ लोग जो संविधान है उसमें अमेंडमेंट करके उसे ठीक करने की कोशिश करते रहे, और कुछ लोग जो है, जैसे आप आज अध्यात्म टाइप का बोलते हो कि भगवान के रास्ते या त्याग के रास्ते या संन्यास के रास्ते, ऐसे अपना व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने के चक्कर में लगे रहे, लेकिन आप देखेंगे कि नहीं कर पाए। हाँ, संविधान ठीक करने वाले लोगों ने जरूर थोड़ा कुछ किया, पीछे के तुलना में आगे जरूर कुछ अच्छा हुआ। उनके प्रयास में जरूर एक पॉजिटिविटी आई, एक होप दिखी, और एक कुछ समाधान हुआ भी कुछ हद तक। जितने भी अपडेशन हुए हैं आज तक उनमें समाधान हुए हैं। लेकिन ये जो आध्यात्मिक टाइप वाला, वहां तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो तो इसका एक एंटीडोट बन के रह गया। मतलब कि ऐसी 2 धाराएं समाज में पैरेलली चलती चली आई, कि जो एक कह रही है कि यहाँ जीवन में कुछ नहीं है, और एक कह रही है कि नहीं नहीं भाई है, व्यवस्था ठीक करो तभी कुछ ठीक होगा। ऐसी 2 खिंचावट, क्योंकि ये दोनों प्रकार के जो बातें वो तो जनता में ही पहुंचती हैं। जो संविधान के सुधारक हैं, संविधान के जो संशोधक हैं, वो भी तो ये बात उसी दुनिया को समझाते हैं, जिस दुनिया को ये साधु सन्यासी टाइप के लोग, उसी दुनिया को ये बात समझाते हैं कि भाई दुनिया में कुछ नहीं है, यहाँ से चलो, साधु बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, वगैरह वगैरह। उसी दुनिया को, तो दुनिया कंफ्यूज होती है इन 2 तरह की अलग अलग तरह की बातों से, कि एक कहता है कि दुनिया माया है, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया बेकार है, और एक कहता है कि नहीं नहीं भाई रहना तो यही है, सुखी होके तो रहना।
और वो सारे दिन प्रयास भी उसी बात के लिए करता है स्वाभाविक रूप से। तो इस तरह का द्वंद्व भरा दर्शन अभी तक चला आया है। वो अरस्तु का उठा लो, प्लूटो का, उनका भी वही है, द्वंद्व भरा ही है। जी, कोई भी दर्शन मतलब एक, हाँ, मतलब ये एक डिसीजन में आ नहीं पाए लोग, क्योंकि अलग अलग ना हो गए है, अलग एक प्लेटफॉर्म में, कि अल्टीमेट कोई डिसीजन लेके कोई सिस्टम बने सभी के लिए। कुछ कुछ लोगों के लिए भलाई है, कुछ कुछ लोगों के लिए खराबी है, ऐसे ही बोल रहे कि सभी हाँ के लिए हो नहीं पाएगा। ये भी एक बात बोल रहा है कि हम लोग यह तक दे सकते, लोग तो समझ रहे हैं कि लोगों को सुख सुविधा चाहिए, तो फिर भी बोल रहा है कि लोग गलत है, गलत लोगों के लिए सुख सुविधा पहुंच नहीं रहा है। लेकिन अल्टीमेट जो डिसीजन जो सिस्टम के ऊपर है, उसको लेके लोग एकत्रित नहीं हुए हैं उस उद्देश्य को लेके, है ना। यस यस यस। अब उसको क्या नाम है, अरस्तु को देखो। अब वो जो है आखिरी समय में कह रहा है कि मैं जहर पी के देखना चाहता हूँ कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। अब बताओ, अब ये आदमी दार्शनिक है क्या? मतलब ऐसे मर के देखेगा फिर बताएगा कैसे आके? इसका मतलब है कि उसे लास्ट तक ये बात क्लियर नहीं थी कि इस शरीर के मरने के बाद मामला खत्म हो जाता है। उसको नहीं थी ये बात क्लियर। इतनी सी बात से आपको नहीं पता चलता कि उसको नहीं पता था कॉन्शियसनेस के बारे में कि क्या है भाई। ये उसी का सेंटेंस है ना। तो जिससे वो बातें कर रहा है, जिनको वो बता रहा है, जो खुद भी है, उसी के बारे में उसे ढंग से ये नॉलेज नहीं है। वो आखिरी तक इस बात में कंफ्यूज रहा, आखिरी तक, मरने तक, कि भाई ये जो चेतना है ये शरीर शांत होने के बाद में कंटिन्यू करती है कि नहीं करती है। तो इसका मतलब आप सोच सकते हो कि इसकी नेचर को वो नहीं जान सका। अगर वो इसकी नेचर को जान लेता तो उस नेचर को कैलकुलेट करके उसको मालूम चल जाता ना कि ये नहीं कंटिन्यू करेगी। और परिणाम भी सामने थे बहुत सारे के, किसी को ना पिछला जीवन याद है, ना उसको कुछ याद था पीछे का, ना ऐसा उसका कुछ भी था जिससे कि वो पीछे का कुछ रिलेट कर सके। तो सीधी सी बात है कि अभी वो प्रयोग में ही था। अब जो आदमी जिस चीज के अभी तक प्रयोग में है, तो उसको उसके दर्शन को कैसे हम लोग बोलें कि एक कंप्लीट दर्शन था या क्या था? हाँ, वो लोकतंत्र की बात जरूर थोड़ा बहुत करता था, लेकिन कभी कोई मॉडल तो दिया नहीं उसने। इवन उसकी मौत पर मोहर तो उस समय का जो वहां लोकतंत्र था उसी ने लगाई थी।